जी। लोगों की तरफ से। लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि एपिस्टिन फाइल खुलने का खतरा है। एपिस्टिन फाइल का खतरा है, उसमें नाम का उस वो वो घोर सेक्स अपराधी जेफरी एपिस्टिन का जो मैटर है वो खुल जाएगा, इसलिए ये लोग परेशान हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये देख लीजिए, केवल चुनाव की वजह से ये महंगाई रोकी हुई है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लो इसे, या आर्टिफिशियल रोक कह लो। 4 तारीख को जैसे ही काउंटिंग खत्म होंगे, हारेंगे तो हैं ये। इसके हम्म। बाद कम से कम 35 रुपए डीजल बढ़ेगा, 25 रुपए तेल बढ़ेगा। हालांकि आज मैं अखबार पढ़ रहा था, सारे अखबारों में उसमें लिखा था कि डीजल और पेट्रोल पे 100 रुपए से ज्यादा नुकसान कंपनियां खा रही हैं। लेकिन मैं तो फिर भी सोच रहा हूं, और 500 रुपए से ज्यादा सिलेंडर बढ़ेगा। अच्छा, और बाकी दाल तेल आयात, टैक्सेस और ये सारी चीजें जो ट्रांसपोर्टेशन, छोटी। ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, शायद आपके नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत है। राहुल लाल जी, अजय जी कह रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ना तय है और सरकार ही कीमतें बढ़ाने वाली है, और वो तो कह रहे हैं कि 25-25 रुपए कीमतें बढ़ेंगी। राहुल लाल जी। नहीं, देखिए ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बयान नहीं है। इसके लक्षण देखिए, आपको याद हो कि मार्च में ही हम लोगों ने देखा कि जिस समय युद्ध के 9वें 10वें दिन चल रहे थे, तभी सरकार ने जो है कि जो हम लोग के जो गैस का जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसके मूल्य में तभी वृद्धि शुरू हो गई कि उसमें दो दो बार वृद्धियां हो भी चुकी हैं कॉमर्शियल सिलेंडर में। तो ये अगर चुनाव ना होता तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस समय तक जो है कि डीजल पेट्रोल और जो घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्य हैं वो वही होते। तो उसमें वृद्धि तो होनी ही होनी थी। और देखिए, 2-3 चीजें बड़ी समझनी पड़ेगी कि सरकार की तरफ से भले सरकार अभी खंडन कर रही है, लेकिन ये खंडन पे सरकार कब तक, मैं तो चाहूंगा कि सरकार बिल्कुल जो खंडन करती कि डीजल पेट्रोल के दाम ना बढ़े, सरकार अपने इस बात पर टिकी हुई रहे। लेकिन इसके लक्षण काफी कम दिख रहे हैं। देखिए, अगर $1 भी दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के बढ़ते हैं, तो उससे भारत जैसे जो कि हम लोग 85% जो है कि तेल आयात करते हैं, हमारा जो आयात बिल है वो काफी ज्यादा जो है कि हजारों करोड़ में, जो लाखों करोड़ में साल भर का देखिए कितना ज्यादा उसमें वृद्धि हो जाती है। तो एक तरफ से जो है कि क्रूड ऑयल के दामों में वृद्धि, दूसरे तरफ रुपया का कमजोर होना, तो वो हमारे इस प्रभाव को और उसके ऊपर दुगुना इफेक्ट हो जाता है। हालांकि मैं कह रहा था कि 2008 में आपको याद होगा अमित जी कि उस समय जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो $140 प्रति बैरल तक का मूल्य चला गया था। लेकिन भारतीय बाजार पे उसका उस रूप में असर जो है कि मनमोहन सिंह सरकार ने नहीं पड़ने दिया था। अगर केंद्र सरकार उस नीति पे रहे कि हमें भारतीय उपभोक्ताओं को बिल्कुल जो है महंगाई को टच नहीं करने देना है, तब तो फिर वो पॉलिसी चल सकती है। लेकिन मुझे अभी भी ध्यान में आ रहा है कि जब 2022 में चुनाव हुए थे, संपन्न हो गए थे उत्तर प्रदेश के चुनाव के संपन्न होते ही जो है कि उसके बाद सीएनजी के दाम में लगातार ऐसी वृद्धि हुई कि धीमे धीमे 50% बढ़ते हुए सीएनजी के दाम लगभग जो है कि वो डबल के ऊपर पे पहुंच चुके थे उस समय। तो 30-35 रुपया मिलने वाला सीएनजी जो है 75 से 80 रुपया जो है कि वो उस जगह पे उसके रेट पहुंच चुके थे दिल्ली एनसीआर में ही। तो इसलिए उसके लक्षण काफी ज्यादा दिख रहे हैं। विपिन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। विपिन जी मैं अजय जी से जरूर सवाल पूछना चाहूंगा एक, क्योंकि अजय जी एक देखिए विपक्ष के पास भी एक बड़ा स्वर्णिम मौका है। अजय जी आवाज आ रही है आपको? जी, आप अजय जी भी जुड़े, थोड़ा नेटवर्क का इशू था। मैं दो सवाल बिल्कुल जो अभी जहन में आ रहे हैं इस समय। देखिए कि अगर जैसे मैंने बात करी कि अजय जी आगे आप सवाल पूछ सकते हैं। अजय जी, अजय जी देखिए विपक्ष के पास एक बड़ा स्वर्णिम मौका है कि आप सरकार से, वर्तमान की सरकार से 2 सवाल पूछें कि अगर ये क्रूड ऑयल के दाम गिरते हैं तो क्या सेंट्रल और स्टेट टैक्स ये लोग घटाएंगे उसी मात्रा में, उसी प्रोपोर्शन में? पहली बात। बार बार आपकी आवाज कट रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? अजय जी दूसरी बात, दूसरा सवाल यह है जो आपको बिल्कुल मुखर होकर उठाना चाहिए, जिसका मैं अभी हवाला दे रहा था कि जो इंडिया डज नॉट फॉलो अ प्योर मार्केट प्राइसिंग मॉडल, कि हम लोग फ्री मार्केट वाला वो वाला नहीं करते कि सीधा डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे हम लोग यहां पर दाम बढ़ाएंगे। तो जहां तक मैं समझ रखता हूं, जानकारी रखता हूं, जिसका श्रेय यूपीए 1 यूपीए 2 की नीतियों को जाता है, जितने बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। तो ये 2 सवाल आपको पूछने चाहिए सरकार से कि क्या ये होगा ऐसा। दूसरी बात है, एक और जायज सवाल आपने, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, तो मैं साथ साथ ये बोलूंगा कि जब सब्सिडीज दी जाती है चाहे एलपीजी केरोसिन पे, तो वहां पर एक तरह से
वो आप जो प्राइसेस है उसको आर्टिफिशियली लोअर कर देते हैं देन दी मार्केट वैल्यू, तो वहां पर भी एक सवाल बनता है कि आप सब्सिडीज, इसके लिए खैर एक दूसरा वाद विवाद खड़ा हो जाएगा कि सब्सिडीज देना या जो हम दूसरी बात करते हैं फ्रीबीज की, वो कहां तक जायज है, कहां तक उसका एक पूरे जो राजकोष है उस पर भार नहीं पड़ता। लेकिन ये जो दो सवाल मैंने पूछे हैं, ये अपेक्षा करी जाती है कि खासतौर पे कांग्रेस से, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी से, कि आप लोग मुखर होके ये उठाएं कम से कम। अजय जी, अजय जी देखिए, आप बहुत कुशल एंकर हैं कि बार बार मैं पता नहीं आपके चैनल में क्या प्रॉब्लम हो रही है, आवाज फ्रीज हो रही है और बार बार चली जी, जा थोड़ा सा रही है। और नेटवर्क का देखिए इशू है अजय जी, शायद आपके। नहीं, मेरे यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है, मेरे यहाँ अच्छा। डबल नेट चल रहा है। अच्छा अच्छा, जी देखिए, जी। आपके यहाँ बेहतरीन विश्लेषक राहुल लाल जी बैठे हैं, इन्हें बहुत अनुभव है, मेरे साथ कई डिबेटों में रहे हैं और बड़े अच्छे पुराने पत्रकार, और हमारे भाई विपिन शर्मा जी हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्हें भी बड़ा अनुभव है और समय समय पर वो सरकार से भी सवाल पूछते हैं। लेकिन दिक्कत, बीजेपी का चश्मा चला लेते हैं आम आदमी का चश्मा हटाकर। तो इनको मेरा ये है कहना कि बीजेपी के लोग, जब सरकार को ये देखना चाहिए, अब देखिए ऑपरेशन लोटस, मैं अब इसको बोलता हूं ऑपरेशन एमेटस। एमेटस मतलब नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 M और नंबर 2 A, तो ऑपरेशन एमेटस, इसके द्वारा देखिए अब आप पार्टी के एमपी को तोड़ के सरकार को कोई महंगाई से मतलब नहीं, जनता जाए बाहर में। ठीक है अजय जी, मैं रोक रहा हूं। राघव चड्ढा बीजेपी शामिल हो रहे हैं, बीजेपी में